अरे पापा हम बात कर रहे हैं ना, फोन तो उसको उठा दीजिए। हमारी अम्मा बोलते हैं सुबह का फोन तीसरी बार में उठाना। अबे फोनवा उठाओ। 2 बार बज चुके हैं गुरु, तीसरी बार बजो वरना उठा कर फेंक देंगे तुमको दीवारी पे। टिटियाओ जल्दी से। अरे तुम टिटियाने लगे ना गुरु। हाँ बहुत सही। रुको हेडफोन लगा ले थोड़ा सा, तब उठाते हैं तुमको। अरे मालिक फोनवा उठाओ। तनी खस ले, रुक जा। कहने इधर हेलो। हाँ हेलो। हाँ बोलिए। हेलो। अरे श्रीमान आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। हेलो। हाँ हम बड़े भाई बोल रहे हैं। अरे श्रीमान हमारा कोई बड़ा भाई है ही नहीं। अरे नहीं, हम अपने छोटे भाई के बड़े भाई बोल रहे हैं। अच्छा श्रीमान बोलिए, छोटे भाई के बड़े भाई बोलिए, क्या काम है बोलिए। अरे जब तुमको पता ही है कि तुम शादी करवाते हो तो तुम्हें शादी के लिए ही फोन करेंगे ना। अच्छा श्रीमान गरमाइए मत। हाँ बोलिए, आपको शादी करनी है तब। हाँ बोलिए। हमको नहीं शादी करनी है, हमारे छोटे भाई को शादी करनी है। अरे आपको शादी क्यों नहीं करनी? अरे हमको शादी नहीं करनी है, हमारे छोटे भाई को शादी करनी है। अरे वही तो हम पूछ रहे हैं, आपको शादी क्यों नहीं करनी है? अरे हमको नहीं करनी है शादी। अरे कैसी लड़की चाहिए आपको, बोलिए, हम आपकी शादी करवाएंगे, बोलिए। अरे हमको नहीं करनी है शादी। अच्छा तुम बताओ, तुम्हें शादी करवानी है कि नहीं करवानी है? अरे श्रीमान कमाना है हमको। हाँ तो हमारे छोटे भाई की शादी करवाओ, नहीं तो शहर में और भी मैरिज ब्यूरो हैं, बोलो तो फोन घुमा दे। हाँ श्रीमान बताइए, अपने छोटे भाई को थोड़ा डिटेल बताइए कि हम उसके लिए सुंदर सुशील लड़की खोज सकें। हाँ डिटेल लिखो। हाँ श्रीमान बोलिए, डिटेल बोलिए। हाइट 6 फीट। हाइट 6 फीट श्रीमान। उम्र 26। उम्र 26 साल श्रीमान। रंग गेहुआ श्रीमान। हाँ और दहेज में उसको टॉप मॉडल इनोवा चाहिए या फिर बुलेट और 10 लाख रुपए कैश। अरे दिला देंगे श्रीमान, लेकिन आपका छोटा भाई करता क्या है? हाँ भाई पुणे में इंजीनियर है और 2 लाख रुपए महीना कमाता है। 2 लाख? अच्छा 1,80,000 रुपए कमाता है बस। 1,80,000? 1,30,000 बस कमाता है, बस उसकी सैलरी है। 1,30,000? 90,000 से मैं नीचे नहीं करने वाला, ठीक है? तुमको भी पैसे चाहिए कि नहीं तो शादी करवाने का? अरे ठीक है श्रीमान, 90,000 हम फाइनल करते हैं। और ये बताइए कि थोड़ा आपको लड़की कैसे चाहिए अपने छोटे भाई के लिए? हाँ कबीर सिंह मूवी देखे हो? हाँ श्रीमान देखी है। हाँ तो उसमें जैसे प्रीति रहती है ना, एकदम सेम वैसी ही लड़की चाहिए मेरे छोटे भाई की। आजकल हर लड़के को प्रीति की तरह लड़की चाहिए श्रीमान। मिल जाएगी, आपको भी मिल जाएगी। हाँ ठीक है, वैसे ही चाहिए मुझे, वैसी खोजो एकदम। कुछ लड़कियों का डिटेल है हमारे पास, अगर आपको अच्छी लगी तो बोलिए, हम आगे बात बढ़ाएंगे। हाँ भेजिए, देखते हैं। लेकिन श्रीमान आपसे सबसे इम्पोर्टेंट बात पूछना तो भूल ही गए हम। क्या? आपकी कास्ट क्या है, आप किस जात के हैं? अरे जात से हम हैं। हाँ तो एक लड़की है श्रीमान, आप उसके बारे में बताइए, आपको कैसी लगी तो हम बात आगे बढ़ाएं। देखिए MBA की है, दिल्ली में रहती है, महीने को 50,000 कमाती है और रंग से गोरी है, हाइट है 5 फीट 7 इंच। खाना अच्छा बनाना चाहिए श्रीमान, एकदम इंडिपेंडेंट लड़की है, बिहेवियर से भी अच्छी है, हम पर्सनली जानते हैं श्रीमान उनको। भाई के लिए बहुत अच्छी रहेगी और आपके परिवार को अच्छे से देखेगी, संभालेगी और आगे बढ़ाएगी परिवार को। बोलिए तो हम आगे बात बढ़ाएं। अरे सही है यार, बात आगे बढ़वाओ। अच्छा श्रीमान, हाँ और उनकी कास्ट है। आके मारेंगे ना 2 घंटा, दिमाग सही हो जाएगा तुम्हारा। अरे श्रीमान क्या होगा, हमसे कुछ गलती होगी क्या? अरे हमारे छोटे भाई की शादी हमसे छोटी जात वाली लड़की से होगी। अरे लड़की अच्छी है, पढ़ी लिखी है, स्वभाव से भी अच्छी है, हम पर्सनली जानते हैं, आपके परिवार को सही से रखेगी। जात पात से क्या मतलब है आपको? ऐसा ना कि तुम हमको ज्ञान मत दो, ठीक है? अगर कोई और लड़की है तो तुम बताओ, वरना शहर में और भी मैरिज ब्यूरो है, हम उधर फोन कर रहे हैं। अच्छा श्रीमान, आपको अपने छोटे वाली जात की लड़की से शादी नहीं करनी है, यही करना चाहते हैं आप? अरे अब क्या तुमको हम चिट्ठी लेकर भेजे, बोल रहे नहीं करनी है? अच्छा श्रीमान, एक और लड़की है, आप उसके बारे में बताइए। आप हाँ सॉरी, हाँ बताओ। हाँ तो श्रीमान एक लड़की है, वो भी इंजीनियर है, पुणे में रहती है, आपके भाई की तरह, आपके भाई के रंग की है, 5 फीट 9 इंच हाइट है इनका, बिहेवियर से भी अच्छी है और घर के काम भी अच्छे से जानती हैं, स्पोर्ट में रुचि है इनकी, सबके साथ घुल मिल कर भी रह लेंगी, परिवार में सबको ये संभाल सकती है। हमको लगता है कि आपके छोटे भाई के लिए बहुत अच्छी रहेंगी। अब बोलिए, हम बात आगे बढ़ाएं। अरे सुनने में तो अच्छी लग रही है, तुम ना आप बात आगे बढ़ाओ इससे, ठीक है? इनकी कास्ट है। दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? अरे श्रीमान, अब क्या हुआ आपको? हम अपने छोटे भाई की शादी किसी बड़े जात वाली लड़की से करवाएंगे। अरे श्रीमान, आप बात पे जात क्यों देख रहे हैं लड़की की? तुम फिर ज्ञान देने लगे। अरे फिर मालिक, हम आपको ज्ञान नहीं दे सकते, आप इतने विद्वान आदमी हैं, हम आपको ज्ञान देंगे। अब एक काम करो, तुम फोन रखो, मामा हमारे कुछ रिश्ते लेकर आए, हम उसी में से करवा लेंगे, ठीक है? हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि तुम्हारे यहाँ फेंके, ठीक है? फालतू का टाइम बर्बाद कर, रखो फोन। अरे श्रीमान, बात तो सुनिए हमारी। जात पात कुछ मानता ही नहीं है। हाँ हम छोटे भाई की शादी कैसे दूसरी जात वाली से लड़की से करवा सकते हैं? अरे हमारे कहने का मतलब है कि पढ़े लिखे लड़के है, जात पात से क्या मतलब रखता है? पढ़ी लिखी है, घर पे आएगी, सबको जमाने के बीच में कलेश नहीं करेगी। अब क्या चाहिए लड़के है भाई?
फेमस दलित राइटर ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने अपने ऑटोबायोग्राफी जूठन में कुछ लाइनें लिखी हैं, चलिए सुनते हैं। तो क्लास में मुझे सबसे अलग बिठाया जाता था, वो भी क्लास के फ्लोर पर, क्योंकि जिस मैट पे सभी लोग बैठते थे वो मेरे तक आते आते वो खत्म हो जाती थी, तो मुझे फ्लोर पे ही बैठना पड़ता था। और हमेशा क्लास में सबसे पीछे बिठाया जाता था, और वो भी दरवाजे के बगल में। कभी कभी तो बिना वजह ही मुझे सभी लोग पीटने लगते थे। और मैं सिर्फ क्लास 4th में था, तभी मेरे हेडमास्टर ने बोला था कि तुम्हें स्कूल की सफाई करनी है और तुम्हें पोछा लगाना है और प्लेग्राउंड को साफ करना है। उस समय मेरी उम्र बहुत कम थी, मैं छोटा था, इतना काम हैंडल कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था, और काम कर करके मेरी पीठ में भी दर्द होने लगता था। दिन भर सफाई की वजह से मेरे चेहरे पे पूरा धूल बैठ जाता था, और यही नहीं, कभी कभी तो मेरे मुंह के अंदर भी धूल चला जाता था। सभी बच्चे पढ़ाई करते थे और मैं दिन भर साफ सफाई करता था। मुझे वहाँ भी पानी पीना अलाउड नहीं था जहाँ पर सभी लोग पीते थे, और सबकी नज़रें हेडमास्टर की, स्टूडेंट की मेरे ऊपर रहती थी कि ये देखने के लिए कि मैं साफ सफाई या फिर काम कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। और तो कभी खिड़की, तो कभी दरवाजे, तो कभी फर्श, स्कूल का मुझे साफ करने में पूरा मेरा दिन बीत जाता था। ऐसा कुछ दिनों तक चलता रहा, और एक दिन मेरे पिताजी स्कूल से गुजर रहे थे, तब उन्होंने मुझे ये सब करते हुए देखा। तो वो आए और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और उन्होंने कहा कि चलो चलते हैं। और फिर उन्होंने बहुत ज़ोर से चिल्लाकर बोला ताकि हेडमास्टर और बच्चे सभी लोग सुन पाए जो मेरे साथ भेदभाव कर रहे थे। और उन्होंने बोला कि तुम एक टीचर हो इसीलिए तुमको छोड़ रहा हूं, पर बात याद रखना मास्टर, मेरा बेटा पढ़ेगा और इसी स्कूल में पढ़ेगा, और यही नहीं, इसकी तरह हजारों बच्चे, लाखों बच्चे आएंगे और इसी स्कूल में आकर पढ़ेंगे। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने कांता की स्टोरी पढ़ी, जिसमें हम लोगों ने देखा कि कांता एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहती है, और जब वो वोट देने जाती है तो उसको इक्वली ट्रीट किया जाता है। लेकिन जैसे ही वो काम करने जाती है और हॉस्पिटल की लाइन में खड़ी होती है तो उसको इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता है। और ये सब क्यों हो रहा होता है? क्योंकि वो एक गरीब है। पर हमारे देश में और कई सारे तरीके हैं जिसमें लोगों को इनइक्वली ट्रीट किया जाता है। तो अभी 2 स्टोरी हम लोगों ने जो देखी उसमें कास्ट के नाम पर इनइक्वलिटी की जा रही थी। हमारे देश में भेदभाव करना ये बहुत पहले से होता आ रहा है। जैसे कि आप गांव में रहते हो तो आपने बहुत कम उम्र में ही आपने जाति के नाम पर भेदभाव देखा होगा। लेकिन आप अगर शहर में रहते हो तो शायद आपको लगता होगा कि कास्ट नहीं होता है, जाति पाति ये सब नहीं होता है, लेकिन होता है। अभी जो हम लोगों ने 2 स्टोरी देखी तो हम लोगों ने देखा कि कास्ट कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी सोसाइटी में। जैसे कि हम लोगों ने उस स्टोरी में देखा कि उनको अपने छोटे भाई के लिए उन्हीं की कास्ट की लड़की चाहिए, चाहे दूसरी कास्ट वाली लड़की कितनी भी अच्छी हो। वैसे ही हम लोगों ने ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की ऑटोबायोग्राफी में भी पढ़ा, क्योंकि वो दलित कास्ट के थे इसलिए उनके साथ भेदभाव हो रहा था। तो हम लोगों ने दलित के बारे में क्लास 6 में पढ़ा था। तो दलित एक शब्द है जिसका मतलब होता है ब्रोकन, मतलब टूटा हुआ। और इस शब्द का असली मतलब है कि कैसे लोअर कास्ट के साथ भेदभाव किया गया है, पास्ट में, प्रेजेंट में भी, और शायद फ्यूचर में ना हो। और वाल्मीकि जी सिर्फ क्लास 4th में थे तब उनके साथ ऐसा हो रहा था। उन्हीं के टीचर उनसे प्लेग्राउंड और क्लासेस साफ करवा रहे थे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि साफ सफाई करना गलत बात है, लेकिन एक बच्चा जो पढ़ाई करने गया है तो उससे करवाना, और सिर्फ उसी बच्चे से करवाना क्योंकि उसकी एक पर्टिकुलर कास्ट है, ये सही नहीं है। तो पिछले 2 स्टोरीज में हम लोगों ने कास्ट सिस्टम को ध्यान में रखकर इनइक्वालिटी को देखा, लेकिन आने वाली स्टोरी में हम लोगों ने धर्म को लेकर इनइक्वालिटी को देखेंगे। तो ऐसी स्टोरी इंडिया के हर बड़े शहर में होती है जहां पर एक परिवार एक सिटी से दूसरे सिटी में जाता है। तो ये स्टोरी है मिस्टर एंड मिसेस अंसारी की, जो अपार्टमेंट खोज रहे हैं दिल्ली में। मैं कह रही है नमस्ते जी, अरे मेरे को नहीं पहचाने? अरे मैं रूम दिलवाता हूँ, अपार्टमेंट दिलवाता हूँ रेंट पर। हम उत्तम नगर मेट्रो स्टेशन के नीचे मेरा ऑफिस है, ये देखो मेरा कार्ड, मेरा यही काम ही है। तो मैं बताता हूँ उस दिन क्या हुआ था। उस दिन क्या हुआ कि मिस्टर और मिसेस अंसारी हमारे उत्तम नगर वाले ऑफिस में आए और वो बोले कि हमको एक अपार्टमेंट चाहिए रेंट पे। तो हमने कहा कि हम दिलवा देंगे, अरे काम ही मेरा यही है, ये देखो मेरा कार्ड। मैंने कहा एक अपार्टमेंट है खाली, आओ और आकर देख लो। तो ऐसा नहीं था कि उनके पास पैसों की कमी थी, ऐसा नहीं था। अगर उनके पास पैसे नहीं होते तो हम उनके पास जाते ही नहीं, क्योंकि सूंघ लेते हैं कि किसके पास पैसे हैं और किसके पास पैसे नहीं है। अरे हम रूम रेंट पे दिलवाते हैं भाई। एक सुबह मिस्टर और मिसेस अंसारी सब लोग गए रूम देखने के लिए। तो एक अपार्टमेंट उनको बहुत ज्यादा पसंद आया, बहुत ही ज्यादा पसंद आया। तो उन्होंने कहा कि हम लोग इसको लेंगे। तो हमने कहा कि तो ले लीजिए। तो उन्होंने कहा कि आप दिलवाइए। तो हम कहेंगे दिलवा देंगे। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब मकान मालिक को पता चलता है कि उनका सरनेम अंसारी है। तो लगती है बहाने बनाने, कहती है कि हम उनको रूम नहीं देते हैं जो मांस और मछली खाते हैं, जो नॉन वेजिटेरियन है, हमारे पूरे बिल्डिंग में वेजिटेरियन ही रहते हैं। ऐसा करके बहाने बनाने लगी। हमने कहा कि
ये तो गलत है, क्योंकि बगल वाले रूम में मैंने सूंघा, इन्हीं आंखों से मैंने सूंघा कि मछली बन रही थी। क्या ही बताऊं यार, क्या सुगंध थी। अरे मेरा काम ही है ये, हम जहाँ रूम दिलवाते हैं हर रूम में सूंघते रहते हैं क्या बन रहा है। ठीक है, बहाना बना रही थी, अलग बात है। हम लोगों ने एक रूम देखा, फिर हम लोगों ने दूसरा रूम देखा, वहां पे भी यही बात। फिर तीसरा हम लोगों ने अपार्टमेंट देखा, वो यही बोल रहे कि नहीं हम लोग नहीं देंगे, वो लोग भी बहाना बना रहे थे। तो मैंने मिस्टर और अंसारी को एक मैंने बात बोली जो मुझे नहीं बोलनी चाहिए थी। मुझे आज भी अफसोस होता है कि मैंने वो बात क्यों बोली थी। मैंने उन दोनों को बोला, मैंने बोला कि आप लोग मिस्टर और मिसेस अंसारी की जगह उसको हटाकर आप मिस्टर और मिसेस कुमार रख लीजिए, तब आपको कोई न तो कोई रूम देगा ही देगा। हम दिलवाएंगे रूम, क्योंकि हमारा काम ही है, ये देखिए कार्ड मेरा। लेकिन उन्होंने कहा कि कुछ भी हो जाए हम लोग अपना सरनेम नहीं चेंज करेंगे। तो हमने कहा कि ओके। फिर क्या हुआ, एक के बाद दूसरे के बाद पूरा महीना मैंने लगा दिया उनको रूम दिलवाने में। ठीक है, इधर से उधर घूमते रहे, दिन रात घूमते रहे। फिर उनको एक जगह का रूम मिला 1 महीने बाद, जिसके मकान मालिक को कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि कौन मछली खाता है, कौन मांस खाता है, कौन वेजिटेरियन है, कौन नॉन वेजिटेरियन है। उन्होंने वो रूम दे लिया। 1 महीना लग गया हम लोगों को रूम दिलवाने में। क्यों? क्योंकि काम ही मेरा यही है। ये देखिए मेरा काम। तो इस स्टोरी में हम लोग देख सकते हैं कि कैसे अंसारी फैमिली को उनके धर्म के नाम पर इनइक्वालिटी या फिर डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ रहा है। तो आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि आप लोगों को कैसा लगेगा, या फिर आप लोग क्या करेंगे अगर आपकी बेटे या बेटी की शादी इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि आप एक पर्टिकुलर कास्ट के हो। या फिर मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आप अपने बेटे को स्कूल भेजते हो तो आपके बेटे के साथ वो चीजें हो रही है जो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के साथ हो रही है, और आप किसी नए शहर में जाते हो और आपके साथ भी वैसे व्यवहार किया जाएगा जैसे अंसारी परिवार के साथ किया जा रहा है, तो आप लोगों को कैसा लगेगा और आप लोग क्या करेंगे।